नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो RO EO एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपसे एक धारा के बारे में भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 204 के अनुसार पृथक पृथक होनी चाहिए। क्या पृथक पृथक होनी चाहिए? मल नाली और वर्षा जल नाली, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। जी हाँ, मल नाली और जल नाली दोनों अलग अलग होनी चाहिए। क्या है इसके संबंध में प्रावधान? तो धारा 204, जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 204 के तहत मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना इसमें प्रावधान है। जब कभी अधिनियम में उपबंधित हो कि किसी भी परिसर के प्रभावी जल निकास के लिए कार्यवाही की जाए, तो नगर पालिका ये अपेक्षा कर सकेगी कि एक नाली घृणोत्पादक पदार्थ और मल के लिए हो और दूसरी नाली वर्षा जल और अदूषित अधोमृदा जल के लिए हो। उनमें से प्रत्येक नाली नगरपालिका की पृथक पृथक नालियों में या नगरपालिका द्वारा जल निकास के निस्तारण के लिए अन्य स्थानों में उपयुक्त स्थानों में गिरे, यानी मल नाली और वर्षा जल नाली दोनों अलग अलग होनी चाहिए। विश्लेषण इसका क्या निकला कि प्रत्येक भवन में अपशिष्ट पदार्थों के लिए, वर्षा जल के लिए अलग अलग नालियां बनाई जाए, जिन्हें नगरपालिका की संबंधित नालियों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 211 के अंतर्गत विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की आवश्यकता अनुसार शक्ति किसकी होती है? तो ये शक्ति है वो नगरपालिका की होती है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं क्या इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों, धारा 211, जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 211 के तहत विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति है वो जब नगर पालिका के पास रहती है। जब नगर पालिका के भीतर किसी भी भवन या भूमि की कोई नाली किसी मलकूप या मल नाली से संसक्त हो, तो नगर पालिका यदि समझे कि ऐसी नाली यद्यपि ऐसे भवन या भूमि के जल निकास के लिए पर्याप्त हो, जो यद्यपि अथवा जो अन्यथा आपत्तिजनक न हो, तो नगर पालिका की मल वहन की सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे भवन या भूमि के जल के निकास के लिए समान रूप से प्रभावी नालियों की व्यवस्था करके ऐसी नाली ऐसे मलकूप या मल नाली को बंद कर सकेगी, चाहे वो नगर पालिका में निहित भूमि में हो या नगर पालिका इसके प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी उपाय इसमें कर सकती है। तो इसका विश्लेषण क्या है कि समुचित व्यवस्था के बाद नगर पालिका विद्यमान नालियों को बंद करने का निर्देश दे रही है। यानी अगर ऐसा कोई भवन है, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट नालियां बना रखी हो जिसमें वर्षा जल नाली और मल नाली दोनों अलग नहीं है, तो उनको बंद करने का निर्देश है वो दिया जा सकता है। ऐसी नालियां नगर पालिका की भूमि में हो या निजी स्थानों पर भी हो सकती है। तो ये 211, यहाँ धारा 211 के तहत ये वर्णन है। नेक्स्ट है, अपने परिसरों में बिना नगरपालिका की अनुमति के पशु रखने या मुर्गी पालन पर प्रतिबंध, ये प्रावधान किस में है? यहाँ दोस्तों, अपने परिसर में बिना नगरपालिका की अनुमति कोई भी पशु रखने या मुर्गी पालन पर प्रतिबंध, ये धारा 247 में दिया गया है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 247, यहाँ 247 में जो परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिसर में नगर पालिका से लाइसेंस के बिना, जी हाँ, नगर पालिका के लाइसेंस के बिना पशुपालन या मुर्गी पालन नहीं किया जा सकता। इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह धारा 247 के अंतर्गत दिया गया है। नगर पालिका किसी भी विशेष वर्ग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर सकती है, परंतु नगर पालिका किसी लिखित आदेश द्वारा पशुओं या पक्षियों के किसी भी वर्ग को ऐसी अनुज्ञप्ति से या ऐसे प्रयोजन से जिसके लिए पशुओं या पक्षियों के लिए ऐसे वर्ग रखे जा सकें, उन्हें छूट भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है,
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में शौचालय आदि की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये ध्यान रखना, शौचालय आदि की व्यवस्था का प्रावधान धारा 208 के तहत है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नगर पालिका किसी भी भवन या स्वामी, जो भवन के स्वामी को शौचालय, मलकूप या फ्लैश शौचालय बनाने की अनुमति दे सकती है, धारा 208 के तहत है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 208 जिसमें शौचालय आदि की व्यवस्था है, नगर पालिका किसी भी भवन स्वामी को शौचालय, मलकूप, फ्लैश शौचालय बनाने की अनुमति दे सकती है। ऐसे स्थान जहां पर 20 से अधिक लोग काम करते हैं वहां उपरोक्त निर्देश दिए जा सकते हैं। शौचालयों का अपशिष्ट पदार्थ है वो नालियों में नहीं प्रवाहित किया जा सकता, ये भी नियम है। इसी नियम के अकॉर्डिंग काम होता है। अगर अवमानना की जाती है तो ऐसी अवमानना करने पर 2000 से 5000 जुर्माना और 1 से 2 माह तक कारावास या दोनों लगाए जा सकते हैं। शौचालय पूर्णतया दीवार, छत, गेट से कवर होने चाहिए, यानी ढका हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 226 में क्या प्रावधान है? तो धारा 226 की अगर बात करें दोस्तों, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंध का और ठोस अपशिष्ट हस्तन यानी हैंडलिंग का इसमें प्रावधान है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 1 व 2 दोनों। तो ये धारा 226 के तहत ये दिए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 226 जिसके तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या उसके हस्तन के संबंध में नगर पालिका के कर्तव्य के बारे में दिया गया है। जी हाँ, इसमें धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका नगरपालिक क्षेत्र के भीतर केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को विनियमित करने और ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्यवहार के लिए अवसंरचना के विकास के लिए जो बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। इसके तहत मूल रूप से आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरा संग्रहण हो। इसका समुच्चय होटल, भोजनालय, वाणिज्य क्षेत्र आदि से कचरे का प्रबंधन किया जा सके। बायोडिग्रेडेबल कचरा जैसे मांस, मछली, वधशाला, सब्जी मंडी आदि के कचरे का समुचित प्रबंधन किया जा सके। तो ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का इसमें प्रावधान है धारा 226 के तहत। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट संपत्ति किसकी होती है? जी हाँ, ठोस अपशिष्ट है वो किसकी संपत्ति होती है? तो नगरपालिका की संपत्ति होती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 228 के तहत ये दिया गया है। जी हाँ, धारा 228 के तहत ठोस अपशिष्ट और नगरपालिक कर्मचारियों या ठेकेदारों या अन्य अभिकरण द्वारा संग्रहित समस्त ठोस अपशिष्ट है वो नगरपालिका की संपत्ति होंगे। नेक्स्ट है, डेयरियों के लिए लाइसेंस के बारे में प्रावधान है। जी हाँ, कौन सी धारा में? तो धारा 251 के तहत ये दिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 251 के तहत दुधारू पशु या दूध भंडारण या विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति के बिना इसके शर्तों में उल्लंघन में किसी भी स्थान का उपयोग करता है तो वह दंडित किया जाएगा। तो इसमें जुर्माना है वो जुर्माने का प्रावधान है 5000 से लेकर 10,000 रुपये। डेयरी के लाइसेंस से संबंधित ये प्रावधान है। इसमें अगर बात करें तो बिना अनुज्ञप्ति के, जी हाँ, दुधारू पशु या दूध भंडारण या विक्रय के लिए बिना अनुज्ञप्ति के लिए कोई कार्य करता है तो इसमें 5000 से 10,000 रुपये जुर्माना है। और ऐसा अपराध अगर निरंतर रहता है तो 50 रुपये डेली ये जुर्माना लिया जाएगा। तो ये डेयरियों के लाइसेंस के बारे में ये वर्णन दिया गया धारा 251 के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 290 के अंतर्गत अधिकतम शास्ति यानी पेनल्टी को बोलते हैं शास्ति। कई बार हिंदी वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि हम पहचान नहीं पाते हैं और अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैक्सिमम पेनल्टी है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 290 के तहत कितनी है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 5000 रुपये है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्या है ये 290 धारा, ये जानते हैं। तो धारा 290 जो नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए इसमें पेनल्टी लगाई जाती है। अगर नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में अगर किसी भी तरह की बाधा डाली जाती है तो धारा 290 के तहत 5000 रुपये इसमें पेनल्टी लगाई जाती है।
जो कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा नियोजित अथवा उसके साथ की गई संविदा पर रखे गए किसी भी व्यक्ति के अपने कर्तव्य के पालन अथवा संविदा को पूरा न करने में बाधा डालता है अथवा उसे उत्पीड़ित करता है, या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कार्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक किसी स्तर या दिशा निर्देश को उपनिर्देशित करने के प्रयोजन के लिए किसी चिन्ह को मिटाता है। दोष सिद्धि पर ऐसे जुर्माने की अगर बात करें तो 2 से 2,000 रुपये से जुर्माना कम नहीं होगा, लेकिन अधिकतम 5,000 रुपये, यानी इसकी जो सीमा है वो 2 से 5,000 के बीच में है। ऐसे पुलिस अधिकारी को ये अगर बात करें तो जिसकी दृष्टि में उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित किया जाए तो ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति भी पुलिस के पास होगी। यानी विशेष रूप से अगर बात करें तो धारा 290 के तहत आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो 2 से 5,000 रुपये जुर्माना है, अगर नगर पालिका द्वारा कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके काम में बाधा डाली जाती है तो 2 से 5,000 रुपये जुर्माना, और पुलिस अधिकारी दोषी को गिरफ्तार भी कर सकती है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 264 में नियमन अथवा प्रतिषेध करने की नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख है। इसमें नियमन अथवा प्रतिषेध करने की बात है वो किससे संबंधित है, तो ये खेती की बात है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये धारा 264 के तहत दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 264 के तहत किसी प्रकार के खाद का उपयोग अथवा भूमि की सिंचाई जन स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है तो नगर पालिका राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, पहले मंजूरी है वो राज्य सरकार की लेनी होगी। सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसी हानिकारक बताई गई खेती खाद के उपयोग अथवा सिंचाई का विनियमन अथवा प्रतिषेध कर सकती है। ऐसी सिंचाई को रोक सकती है, उसे प्रतिषेध कर सकती है 264 के तहत। नेक्स्ट अगर बात करें तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति यानी पेनल्टी कितनी है। तो कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए जो पेनल्टी है वो 1,000 से 2,000 रुपये है। यहाँ जो कतिपय विकार यानी जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो उनको कुछ कार्य है वो नहीं करने होते, अगर उसके लिए वो काम करते हैं तो उसमें उनको 1,000 से 2,000 रुपये पेनल्टी लगाई जाती है। जहाँ ये 281 के तहत दिया गया है कि कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति होगा जबकि वह किसी संक्रामक अथवा सांसर्गिक विकार से पीड़ित हो, यानी संक्रामक रोग से पीड़ित हो, तो किसी खाद्य अथवा पेय पदार्थ को अथवा किसी औषधि को मानव उपभोग हेतु विक्रय के लिए बनाता या प्रस्तुत करता तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो 2,000 रुपये तक इसको जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरा है किसी भी वस्तु औषधि अथवा औषधि को दूसरों द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत किए जानबूझकर छूता है, उसे जानबूझकर छूता है या गंदे कपड़े धोने अथवा उन्हें ले जाने के कारोबार में भाग लेता है तो वह दोष सिद्धि पर जुर्माने पर जो 1,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2,000 रुपये तक का जुर्माना है वो इसमें दायी होगा। तो दोस्तों ये थी आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड थे। तो आज का आपका सवाल है कि धारा 273 में क्या प्रावधान है। 273 में क्या प्रावधान है आपको धारा 273 देखनी है, उसके बारे में पढ़ना है और उसके बाद में आपको निष्कर्ष के तौर पर धारा 273 में किन किन बातों को याद रखा जा सकता है उनको आपको कमेंट करके लिखना है। इस प्रकार से हम जो मुख्य धाराएं हैं वो अलग अलग डे बाय डे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो धारा 273 में क्या प्रावधान है उसका निष्कर्ष आपको लिखना है कि निष्कर्ष किस प्रकार से है। वैसे मैं इस क्वेश्चन में जो पहले आपको क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने आपको निष्कर्ष भी बताए हैं। जैसे ये विश्लेषण इस प्रकार से आपको लिखना है कि धारा पढ़नी है और उसका विश्लेषण क्या है। तो मैंने आपको पूछा है कि धारा 273 का विश्लेषण क्या है, 273 में क्या प्रावधान है, ये आपको कमेंट करके लिखना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।